Hello students, once again I am here with my new video. In this video I will explain third chapter of your history book named Nazism and the Rise of Hitler. तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? थर्ड चैप्टर है आपका जो हिस्ट्री का, Nazism and the Rise of Hitler. So student, first let us know what was Nazism. क्या था ये Nazism? तो it was the ideology and the practices ऑफ नाजी पार्टी, जो कि आपकी किसकी थी? हिटलर की पार्टी थी। उसकी आइडियोलॉजी और जो उसके प्रैक्टिसेस होती थी वही क्या था? नाजिज्म था। तो हिटलर से कनेक्टेड था। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो देखिए क्या हुआ इन द स्प्रिंग ऑफ 1945। तो स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु थी 1945, जर्मनी की बात है। 11 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था हेलमुट। वो अपने बेड पे सोया हुआ था। When he overheard his parents discussing something in serious tones, तो उसने अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में बातें करते हुए सुना। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके फादर एक बहुत ही वहाँ पर जाने माने फिजिशियन थे। डिलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली। तो वो अपनी वाइफ से बातें कर रहे थे, इसके फादर यानी कि इसकी माता से, हेलमुट की, कि क्या उन्हें अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देना चाहिए या खुद को ख़त्म कर देना चाहिए, और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या उन्हें खुद अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फेयर टू रिवेंज। उसके फादर रिवेंज के बारे में बात कर रहे थे जिससे उन्हें डर लग रही थी। और ये रिवेंज कैसा था, किसका था? नाउ द एलाइज विल डू अस व्हाट वी डिड टू क्रिपल्ड एंड जूज। तो उसके जो फादर हैं उन्हें डर था अलाइज पावर्स का, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलाइज पावर जो थी आपकी मेन यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और जो आपका सोवियत यूनियन था। तो अलाइज पावर, इन्होंने एक्सिस पावर को हरा दिया था, जिसमें आपके जर्मनी, जापान और इटली ये मेन पावर्स थी। तो उसमें देखिए जो जर्मनी थी वहाँ पर ज्यूस के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, और वहाँ पर जो असहाय लोग थे उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। तो उन्हें डर था इसके फादर को, हेलमुट के, कि इनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट ऑन द वुड्स वेयर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। और अगले दिन वो हेलमुट को ले गए बाग में, वहाँ पर उन्होंने अच्छा समय बिताया और पुराने बच्चों के जो गाने होते हैं उन्हें भी गाया उन्होंने। लेटर हेलमुट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, हेलमुट के फादर ने खुद को गोली मार दी उनके ऑफिस में, सुसाइड कर ली। हेलमुट रिमेंबर दैट ही सॉ हिज फादर्स बॉडी ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस। तो उनके घर में जो फायर प्लेस था वहाँ पर हेलमुट ने देखा कि उसके जो फादर के जो खून से सने हुए कपड़े उन्हें जलाया गया था। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened. तो इसके बाद क्या हुआ, जो बच्चा ही था वो छोटा सा 11 साल का, तो उस पर इसका काफ़ी आघात पहुंचा। उसे पता नहीं था क्या हो रहा है। That he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years। और इसके बाद उसको इतना डर लगा कि अगले 9 सालों तक उसने घर में खाना नहीं खाया। He was afraid that, उसे डर था, his mother might poison him, कि उसकी माता भी उसे जहर दे सकती है। Although Helmut may not have realized all that it means, जो हेलमुट था उसे पता नहीं था इन सब के बारे में क्या हो रहा है। His father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler। तो जो उसके फादर थे जिन्होंने सुसाइड किया हुआ था वो नाजी पार्टी से बिलोंग करते थे और सपोर्टर थे एडोल्फ हिटलर के। Many of you will know something about the Nazis and Hitler। तो आप सभी ने सुना होगा हिटलर के बारे में और उसकी नाजी पार्टी से और उसकी जो आइडियोलॉजी थी नाजिज्म उसके बारे में। तो आज यही आप इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड जूज। आपने सुना भी होगा कि उसने कई जूस, जो जूस क्या होते हैं, जो यहूदी लोग होते हैं
उन्हें उसने क्या किया, मारा। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, लेकिन जो नाजिज्म था वो केवल एक या दो घटनाएं नहीं थी। इट वॉज अ सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम था। स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, तो पूरी दुनिया और पॉलिटिक्स के बारे में ये कुछ आइडियाज थे, उनका एक समूह था, एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो आज हम इसी नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा ये हुआ, ऐसा हिटलर क्यों करता था, हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फेयर वाज। और ये भी पढ़ेंगे आज कि क्यों हेलमुट के फादर ने सुसाइड किया और क्या था उनका जो डर था। In May 1945, as you know, Second World War, it fought between 1939 to 1945, between Axis power and Allies power. In this World War II, Allies power they won and defeated to Axis powers. सो जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। तो इसके बाद क्या हुआ, जो जर्मनी था एक्सिस पावर से, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया अलाइज के सामने। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर्स हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उनका नाम था ग्योबेल्स, जो उनके प्रचार वाले मिनिस्टर थे, एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन द बर्लिन बंकर इन अप्रैल। तो देखिए जो हिटलर थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में ख़त्म, उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ और इनके साथ इनके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोबेल्स, उन्होंने बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर ली। एट द एंड ऑफ द वॉर द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग was set up to the prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity। तो वॉर के बाद क्या हुआ, जो एक्सिस पावर अलाइज पावर थी, उनके सहयोग से एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जो एक सैनिक अदालत होती है, वो सेटअप की गई न्यूरेमबर्ग में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो भी यहाँ पर क्राइम किए गए थे पीस के खिलाफ, पूरी दुनिया में शांति के खिलाफ जो वॉर क्राइम्स थे, और जो ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ जो क्राइम किया गया, जैसे ज्यूस को मारा गया बहुत बुरी तरह, तो उसमें जितने भी युद्धबंदी थे यहाँ पर जिन्हें पकड़ा गया था, तो उनको सज़ा देने के लिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ये ट्रिब्यूनल खोली गई थी न्यूरेमबर्ग में। और जो ये जितने भी यहाँ पर युद्धबंदी थे और जो भी यहाँ पर क्राइम हुआ था, वो पूरी मानवता के खिलाफ था, पूरी दुनिया में इसकी निंदा की गई कड़ी। व्हाट वर दीज एक्ट्स, तो ये क्या कार्य थे ऐसे जिनकी पूरी दुनिया ने निंदा की, पूरे वर्ल्ड ने इसे ह्यूमैनिटी के खिलाफ माना। चलिए देखते हैं। अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर। सो स्टूडेंट्स, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी के साय में जो जर्मनी था उसने एक जेनोसाइडल, तो वहाँ पर एक जेनोसाइडल वॉर चल गई। जेनोसाइडल होता है जब कई लोगों को, बेगुनाहों को मारा जाता है, नरसंहार भी इसे कहा जाता है। तो वहाँ पर ये जर्मनी में एक चल गया था, वहाँ पर जेनोसाइडल which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe। तो इसमें क्या था, एक खास नस्ल के, एक खास तरह के लोगों को इसमें मारा गया पूरे यूरोप में। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज। तो ये जो लोग मारे गए, इसमें लगभग 6 मिलियन यानी कि 60 लाख ज्यूज थे, 200,000 जिप्सीज, तो लगभग 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, और लगभग 10 लाख इसमें कौन थे, पोलैंड के जो निवासी थे,
70,000 जर्मन्स, और इसमें खुद 70,000 जर्मन्स भी थे, हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, जिन्हें मान लिया था कि वो मेंटली और फिजिकली तैयार नहीं है किसी भी तरह से अपनी सेवाएं देने के लिए देश को। बिसाइड इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और इसके अलावा कई जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी थे जो हिटलर के खिलाफ बोलते थे, उन्हें भी मारा गया। नाजी डिवाइस्ड एन प्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, तो जो नाजिम था तो इसका मतलब ही था लोगों को मारना, जो पहले कभी नहीं हुआ था। दिस इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विट्स, तो वहाँ पर ऑस्विट्स जो ये थे, ये खास तरह के गैस चैम्बर बनाए गए थे यहाँ पर उन्हें मारने के लिए, तो वहाँ पर ले जाकर इन्हें मारा जाता था इन लोगों को। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, तो देखिए जो वहाँ पर ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, न्यायालय बनाया गया था, सैनिक न्यायालय, तो उसमें केवल 11 यानी 11 जो नाजीज थे उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। हालांकि देखिए यहाँ पर जो जेनेसाइड हुआ था बहुत ही बड़ी मात्रा में हुआ था, यहाँ पर बहुत से लोगों को मारा गया, और यहाँ पर कितने लोगों, ओनली 11 उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और कई को क्या हुआ, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वॉज फार शॉर्ट इन द ब्रूटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स, हालांकि ये जितना भी इन्हें सज़ा दी गई नाजीज को, वो उनके जो भी ब्रुटैलिटी थी, उनका जो बर्बरता का उन्होंने व्यवहार किया था, यहाँ पर क्राइम किया था, उसके हिसाब से बहुत ही छोटी सज़ा थी। आप खुद ही देख लीजिए। द अलाइज डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी, और जो अलाइज था देखिए वो जर्मनी पे वैसी हार्श कंडीशन, हार्श ट्रीटीज नहीं थोपना चाहता था, एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का सुना होगा जो 1914 से 1918 तक हुआ, तो वहाँ पर वर्साई जो ट्रीटी हुई थी काफ़ी जर्मनी पे जो थोपी गई थी, तो बहुत ही हार्श वो ट्रीटी थी, तो उस तरह ये थोपना नहीं चाहते थे अलाइस, तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी छोटी सज़ा दी गई। Everyone come to feel that rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War, और कई लोग ये भी मानते हैं कि जो ये नाजिज्म शुरू हुआ था, नाजी जो पार्टी शुरू हुई थी, वो भी एक जो एक्सपीरियंस था, जर्मन एक्सपीरियंस आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ही ये शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो इनके बाद साथ ट्रीटी हुई थी, हार्श ट्रीटी, तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें देखने को मिली। बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, तो वाइमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे अब हम। सो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जैसे जो आपका वाइमर रिपब्लिक है, इसका उदय कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी, तो जर्मनी क्या था 20th सेंचुरी के शुरू में, 1900 के बाद एक पावरफुल एम्पायर था। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका 1914 टू 1918 तक चला, अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइज, तो जो जर्मनी था यहाँ पर उसने ये ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर लड़ी थी फर्स्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द अलाइज, जैसा पहला भी बताया आपका, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इनके खिलाफ ये लड़ा था। ऑल जॉइन द वॉर एंथुजियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री, तो सभी ज्वाइन थे इसमें और चाह रहे थे कि जल्दी ही उन्हें विक्ट्री मिल जाएगी, और बहुत ही वो जोश खरोश के साथ यहाँ पर लड़ रहे थे। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, उन्होंने सोचा था जितने भी यहाँ पावर्स थी कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा खिंच गया, खुद देख सकते हैं आप। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, और इसमें क्या हुआ, जो यूरोप था उसके भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स इसी में लग गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। तो जो जर्मनी था शुरुआत में तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया किसे, फ्रांस और बेल्जियम को। इन दिस मैप यू कैन सी, जैसे जर्मनी है आप पे, जर्मनी का मैप आपको दिख रहा होगा। तो इसने क्या किया देखिए, शुरू में बेल्जियम और फ्रांस, इसके कुछ हिस्सों में इसने कब्जा कर लिया था, ये जीत रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, however the allies strengthened by the US entry in 1917। उसके बाद देखिए जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, 1917 में वो भी इस युद्ध में कूद गया, वॉन और जीत भी गया, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। और इसने हरा दिया किसे, जर्मनी और जो भी सेंट्रल पावर्स थी, एक्सिस पावर, उन्हें हरा दिया नवंबर 1918 को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसकी हार हो गई थी, जर्मनी की। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ एम्परर हैव अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। तो इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी के जो एम्परर थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, हट गए वो, और वहाँ पर जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी जर्मनी में, उन्हें भी अब एक वहाँ नए ढंग से राजनीतिक शुरुआत करने के वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। आफ्टर दैट अ नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर एंड इस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो उसके बाद क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली कहाँ पर मिली, वाइमर में मिली, एंड इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने वहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और साथ ही किसके साथ, फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघीय एक ढांचा होता है, तो वो यहाँ पर बनाया गया। तो जब यहाँ पर देखिए संघीय एक ढांचा बनने लग गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको पता होगा कि जो डेमोक्रेटिक होती है वहाँ पे वोटिंग होती है, वैसे चुनी जाती है पार्टी। तो डिप्यूटीज वेर नाउ इलेक्टेड बाय जर्मन पार्लियामेंट्री ऑफ राइक्सटाग। तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट था, जर्मन पार्लियामेंट, जिसे कहा जाता था राइक्सटाग, तो उसके लिए अब जो जनप्रतिनिधि होते थे, डिप्यूटीज होते थे, उनका चुनाव होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स। तो किसके द्वारा होने लगा, वोटिंग सिस्टम के द्वारा, बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। तो यहाँ पर देखिए उस समय सभी वोट डालते थे, ऑल एडल्ट्स और महिलाएं भी। तो देखिए ठीक ही चल रहा है अभी तक। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, लार्जली बिकॉज ऑफ टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीट इन द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन देखिए जर्मनी में क्या था, वहाँ पर जितने भी लोग थे ज़्यादातर, वो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम जो न्यू रिपब्लिक था, इसको ज़्यादा वो पसंद नहीं कर रहे थे। और क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी की हार हुई तो उस पर काफ़ी टर्म्स और कंडीशंस थोप दी गई थी ज़बरदस्ती अलाइज पावर के द्वारा। तो इससे जो लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे। द पीस ऑफ ट्रीटी एट वर्साइल्स विद द अलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। तो इसकी जो ये वर्साई जो संधि थी, इसकी जो शर्तें थी, वो काफ़ी बुरी थी। जर्मनी लॉस्ट अ ओवरसीज़ कॉलोनीज़। तो जर्मनी को बहुत सी कॉलोनीज़ का लॉस हुआ, जो उसकी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी। अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए और क्या क्या नुकसान हुआ उसे। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 70% of its iron and 26% of its coal to France, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो इसकी कॉलोनीज थी, इसकी 10th जो पॉपुलेशन थी 1/10, 13% इसका जो भाग था पूरे जर्मनी का, 70% इसका जो आयरन के जो रिसोर्सेज थे, यानी कि जो आयरन माइंस थी इसकी, और 26% जो कोल माइंस थी वो इसे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देनी पड़ी। तो देखिए बहुत सारा नुकसान हुआ इसमें।
द अलाइज पावर्स डिमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। तो इसके साथ ही जो अलाइज पावर थी उन्होंने इसकी जो सैन्य शक्ति थी उसे भी भंग कर दिया, जिससे उसकी शक्ति काफ़ी कम हो गई। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द अलाइज कंट्रीज सफर्ड। और इतना ही नहीं, देखिए इतना सारा उसके रिसोर्सेस कम हो गए, उसकी जो सैन्य शक्ति थी वो ख़त्म कर दी गई वहाँ पर बहुत हद तक। और इसके अलावा भी जितना भी यहाँ पर नुकसान हुआ था, जो वॉर गिल्ट क्लॉज थे, जितना भी नुकसान हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसे माना गया? केवल जर्मनी को। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपेंसेशन अमाउंटिंग ऑफ 6 बिलियन पाउंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि 6 बिलियन पाउंड का उस पर यहाँ पर जुर्माना भी लगाया गया। द अलाइज आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। 1920s के लास्ट में जो राइनलैंड था, ये इसका जो रिसोर्स रिच एरिया था जर्मनी का, उस पर भी अलाइज आर्मीज ने कब्जा कर लिया था। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट। तो कई जर्मन्स मानते थे कि जो वाइमर रिपब्लिक्स है वही इस हार के लिए जिम्मेदार है इन द वॉर, बट द डिसग्रेस एट वर्साइल्स। और जो भी उनकी यहाँ पर बहुत ही बदनामी हुई थी वर्साइल्स यानी मरसाई की जो संधि हुई थी उस पर, तो सब जितने भी जर्मन्स थे ज़्यादातर उसके लिए जिम्मेदार मानते थे वाइमर रिपब्लिक को। द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। तो इस वॉर के इफेक्ट क्या हुए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नहीं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था आपका उसके क्या हुए? 1914 टू 1918 तक जो चला, वर्साइल की जो संधि हुई इसके बाद। द वॉर हैड अ डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर और आर्थिक तौर पर इसने बहुत बुरा प्रभाव डाला पूरे यूरोप में, जो यूरोप आपका कॉन्टिनेंट था, क्योंकि वहीं पे युद्ध लड़ा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन डेप्टर्स। तो पहले यूरोप, आपको पता होगा कि बहुत बड़ी ताकत थी फाइनेंशियली, ये सभी को उधार देता था, कर्ज देता था। लेकिन युद्ध के बाद यूरोप एक कर्जदार बन गया, यानी कि दूसरों से कर्ज लेने वाला बन गया। इसकी इकोनॉमिकली जो पावर थी इतनी कम हो गई। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। और लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य से जो अभी अभी जो वाइमर रिपब्लिक अभी बना हुआ था, उससे ये सारा जितना भी नुकसान था उसकी भरपाई शुरू कर दी। जितना भी यहाँ पर नुकसान हुआ था, जितनी भी बुराइयां हुई थी, द रिपब्लिक कैरियड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट्स एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड was financially crippled by being forced by to pay compensations। तो यहाँ पर देखिए जितना भी नुकसान हुआ था वो सब किससे वसूला जा रहा था? जर्मनी से, वाइमर रिपब्लिक से। दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक्स। अब यहाँ पर देखिए कि जर्मनी हार चुका है, वाइमर रिपब्लिक है, वो सारा यहाँ पर जितना भी जुर्माना है उस पर थोपा गया है, क्योंकि अभी उसी के हाथ में है यहाँ पर पावर। लेकिन पावर भी है बहुत वीक है। और इसी वाइमर रिपब्लिक को कौन सपोर्ट कर रहा है? सोशलिस्ट्स, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स। तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था जो सोशलिज्म था, तो वही है। बिकेम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पर कंजर्वेटिव्स थे, आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, तो ये उनके इजी टारगेट्स होने लग गए। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। और इन्हें कहा जाता था, यहाँ पर ध्यान रखिए, जो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे, दोज हु सपोर्टेड वाइमर रिपब्लिक्स, दे वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। उन्हें क्या बोला जाता था? नवंबर क्रिमिनल्स। खुलेआम कहते थे, कौन कहते थे? कंजर्वेटिव्स, नेशनलिस्ट्स कहते थे। द
माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s। तो इससे क्या हुआ, एक माइंडसेट हो गया वहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, कब, 1930s के आसपास। एज वी विल सून सी, जो हम देखेंगे जल्द ही। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। तो इससे काफ़ी एक प्रभाव पड़ा यूरोपियन सोसाइटी में। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबाउ सिविलियंस। तो इस वॉर के बाद जो सैनिक होते थे उन्हें सिविलियन जो नागरिक होते थे उनसे ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट्स लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑफ द नीड ऑफ मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। तो उस समय जो पॉलिटिशियन होते थे, राजनेता, और जितने भी पब्लिसिस्ट होते थे, जो प्रचार करने वाले होते थे, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो मैन हैं, आदमी हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मस्कुलाइन होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। और जो मीडिया होती थी उस समय, उसने बहुत ज़्यादा गुणगान किया। किसका गुणगान किया? ट्रेंच लाइफ का, यानी कि जो सैनिक रहते थे बंकर में, आपको पता होगा युद्ध के समय गड्ढे खोदकर जो बंकर बनाए जाते थे जिसमें रहते थे, उस लाइफ को उन्होंने ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, उसका ज़्यादा बखान किया। द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई क्या थी? हाउ एवर वॉज द सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइफ्स इन दीज ट्रेंचेज। तो जो सोल्जर, लेकिन वास्तव में क्या था, जो सैनिक थे बहुत ही बुरी कंडीशन से जी रहे थे इन ट्रेंचेज में। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्पसेस। और जिन ट्रेंचेज में वो रहते थे वहाँ पर वो खुद देखते थे चूहे जो लाशों को खाते थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी सेलिंग। यहाँ पर उन्हें दुश्मन का सामना करना पड़ता था, पॉइजनस गैस का सामना करना पड़ता था। एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली। और साथ ही वे अपने साथ के लोगों को भी वहाँ पर जान जाते हुए देख रहे थे। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being। और यहाँ से देखिए धीरे धीरे जो कंजर्वेटिव थे, डिक्टेटरशिप जो चाहते थे, अब उनका आना यहाँ पर लगभग तय था। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फर्गाइल आइडिया। और इस समय जो डेमोक्रेसी था उसे एक बिल्कुल नया और नाजुक आइडिया माना गया। विच कुड नॉट सर्वाइव, और ये माना गया कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वॉर यूरोप। जो इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, अस्थिरता फैली हुई है वॉर के बाद यूरोप में, तो उसे संभाल नहीं पाएगा, ऐसा ही माना गया। नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो वहाँ पर जो भी परिवर्तन हुए, पॉलिटिकल परिवर्तन हुए, और जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, आर्थिक संकट हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of Spartakist League on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia। तो यहाँ पर जो एक नया लीग बन के आया, स्पार्टकिस्ट लीग, वो किसके पैटर्न पर था? जैसा आपने पढ़ा था बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, वहाँ पे चला था। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेर एस्टेब्लिश्ड in many cities. The political atmosphere in Berlin was charged with demands for Soviet-style governments। तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना बर्लिन में, तो उसकी जो डिमांड थी वो थी सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। दिस अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट्स, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स। और इसको अपोज किसने किया? सोशलिस्ट्स, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स ने। मेट इन वीएमआर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सभी कहाँ वाइमर में मिले शेप देने के लिए, किसे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड टू अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। तो इन्हें यहाँ पर क्या किया गया? सप्रेस कर दिया गया, क्रश, यानी कि पूरी तरह से इनका जो रेवोल्यूशन था वो दबा दिया गया। और किसने वो किया? जो वॉर के पुराने सैनिक थे, जिन्हें बोला जाता था फ्री कॉर्प्स।
द एंग्विस्ट स्पार्टकिस्ट्स लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इसके बाद जो स्पार्टकिस्ट थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जर्मनी की। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irreconcilable enemies। और इसके बाद जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे वो क्या बन गए, एनिमीज बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। और इसके बाद ये हिटलर के खिलाफ भी कभी मिल नहीं पाए, हालांकि ये मिल सकते थे। बोथ रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। और इसके बाद ये दोनों ही जो विचारधाराओं के जो ग्रुप थे वो रेडिकल्स यानी कि जो बदलाव थे, सॉल्यूशंस यानी कि जो सुधारों के लिए बदलाव थे उसके लिए आवाज़ें उठाने लगे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। तो जो रेडिकलाइजेशन था उसे और ज़्यादा ऊंचाई मिली जो जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, आर्थिक संकट हुआ। कब? 1923 में। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जर्मनी ने ज़्यादातर ये लोन में यानी कर्जा लेकर ये लड़ा हुआ था। हैड टू पे द रेप्रेशन इन गोल्ड। और बदले में इसे क्या चुकाना पड़ा? गोल्ड चुकाना पड़ा। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्कार्स। तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ पर गोल्ड रिजर्व था वो धीरे धीरे कम होने लगा जर्मनी में। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे। और 1923 में क्या हुआ, जो वर्साइल की संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उस पर जो इसे पे करना था वो इसने मना कर दिया। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। और जो फ्रांस था उसने इसके जो सबसे मुख्य इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, वहाँ पर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया, उसे ऑक्यूपाई कर लिया। टू क्लेम देयर कोल। वो कोल, उसके जो कोल थे, कोल माइंस, उन्हें भी मिला लिया अपने उसमें। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। और देखिए इससे क्या हुआ, जो जर्मनी था उसके इंडस्ट्रियल एरिया पे कब्जा कर लिया गया। तो उसने हालांकि रेजिस्टेंस किया, विरोध किया, लेकिन निष्क्रिय रूप से, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा पावर थी नहीं, हारा हुआ था पहले से। तो इसके बदले में उसने क्या किया, पेपर करेंसी छापनी शुरू कर दी जर्मनी ने, बिल्कुल लापरवाही से, बहुत ज़्यादा। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन। और देखिए वहाँ पर क्या हुआ, जो प्रिंटेड मनी है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लग गई। और आपको पता ही है अगर ज़्यादा सर्कुलेट हो गई है तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। इससे क्या हुआ, जो मार्क थी वहाँ का की जो करेंसी थी जर्मनी की, उसका मूल्य गिर गया। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। ध्यान दीजिए अप्रैल मंथ में 1923 की बात है। एक यूएस डॉलर की जो कीमत थी वो किसके इक्वल थी? 24,000 मार्क्स, जो जर्मन की करेंसी थी। इसके 3 महीने बाद जुलाई में बढ़ के देखिए कितनी हो गई? 353,000 मार्क्स। इन अगस्त, अगले महीने ही देखिए और ज़्यादा बढ़ गए, 4,621,000 मार्क्स। एंड एट 98,860,000 मार्क्स बाय दिसंबर। तो कितना ज़्यादा ये देखिए उसका प्राइस गिर गया है $1 के मुकाबले। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस। और ये ट्रिलियंस तक चले गया। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स सोर्ड। और जैसे जैसे देखिए आपको पता है कि अगर ये जो मुद्रा है, करेंसी है, उसकी वैल्यू गिर गई पूरी तरह, तो जो चीज़ों के दाम हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो बढ़ गए वो। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिश्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। और इसके बाद वहाँ पर जो
पिक्चर दिखाई दे जाती थी उस समय पेपर्स में या मैगजीन्स पे जर्मन्स की। तो वहाँ पर देखिए दिखाया जाता था कि वो ब्रेड लेने जा रहे हैं, और ब्रेड लेने के लिए क्या है, वो बैलगाड़ियों में नोट भर भर के ले जा रहे हैं क्योंकि इतनी कीमत गिर गई थी। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि इसे क्या कहा गया, हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि जो बेलगाम महंगाई बढ़ जाती है, आर्थिक संकट हो गया। अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, जब जो कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये जो पिक्चर दिखाई जाने लगी उस समय इस तरह नोट ले जाते हुए केवल एक ब्रेड लेने के लिए, तो इसे पूरी दुनिया में सिंपैथी मिली। इवेंचुअली द अमेरिकन intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the डॉन्स प्लान। तो इसके बाद क्या हुआ देखिए, जो क्राइसिस हो गया था वहाँ पर, बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा था जर्मनी, तो वहाँ पर जो अमेरिका था उसने थोड़ा सा हमदर्दी दिखाई और उसने डॉन्स प्लान डॉप्स प्लान वो लेकर आया। कौन सा प्लान था? डॉप्स प्लान। और इस प्लान के तहत क्या किया, जो उस पर फाइनेंशियल बर्डन था उसे कम कर दिया गया, और जो उस पर हर्जाना लगाया गया था उसे फिर से दोबारा उस कम किया जाने की इसमें योजना बनाई गई। नेक्स्ट टॉपिक इज द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो एक भयानक आर्थिक मंदी छाई उसके बारे में। द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। जैसा कि अभी आपने पढ़ा इससे पहले कि डॉव्स प्लान लेकर आया था अमेरिका और उसने मदद की यहाँ पर जर्मनी की। तो जर्मनी की थोड़ा सा जो इकोनॉमी थी वो स्टेबल रही, स्थिर रही 1924 से लेकर 1928 तक। येट दिस सॉ बिल्ट ऑन स्टैंड, लेकिन ऐसा लगा कि ये सब क्या था, जो भी स्थिरता थी ये रेत पर बनी हुई थी। जैसे कि रेत होती है, कच्ची होती है, कभी भी गिर सकती है। तो जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। तो यूएसए मदद कर रहा था यहाँ पर, जितने भी वहाँ पर जर्मन इन्वेस्टमेंट हो रहा था और इंडस्ट्रियल रिकवरी हो रही थी। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। सो स्टूडेंट्स, हेयर दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट, इन 1929 जो अमेरिका का, यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया। Fearing a fall in price, people made frantic efforts to sell their shares। तो पता था कि अब प्राइसेस गिर जाएंगे हर चीज़ के, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिए। ऑन वन सिंगल डे, केवल एक डे में, कब? 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वेर सोल्ड। लगभग देखें यहाँ पर कितने, 1,30,00,000 जो शेयर थे वो बेचे गए केवल एक दिन में। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये केवल शुरुआत थी आर्थिक मंदी की। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, इसके बाद 3 साल, बिटवीन 1929 टू 1932 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ। तो जो नेशनल इनकम थी यूएसए की वो कितनी गिर गई? लगभग आधी हो गई। फैक्ट्रीज शट डाउन, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। एक्सपोर्ट्स फेल, जितना भी एक्सपोर्ट होता था सब खत्म हो गया। फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स विड्रॉन देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। तो जो फार्मर्स थे, किसान थे, इस डिप्रेशन ने उन्हें भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। जो स्पेक्यूलेटर्स थे, सट्टेबाजी थे, उन्होंने भी अपनी मनी खींच ली पूरी मार्केट से। द इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और ये जो आर्थिक मंदी आई थी यूनाइटेड स्टेट में, इसका जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ा। द जर्मन इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए
डॉव्स प्लान के जो प्लान बनाया था यूएसए ने, मदद मिल रही थी जर्मनी को, लेकिन इस ग्रेट डिप्रेशन ने उसकी जो इकोनॉमी थी बिल्कुल उसे तोड़कर रख दिया। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। तो वहाँ पर 40% जो प्रोडक्शन था वो ख़त्म हो गया, इतना रिड्यूस हो गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। तो यहाँ पर जो वर्कर्स थे, कई लोगों की जॉब चली गई और कई की जो पे थी वो रिड्यूस्ड, यानी कि जो उन्हें सैलरी मिलती थी वो कम कर दी गई। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 बिलियन। और एक अभूतपूर्व तरीके से जो अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगारी थी, वो लगभग 6 मिलियन 60 लाख के करीब पहुंच गई। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी। और जो जर्मनी की जो स्ट्रीट्स होती थी वहाँ पर यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक्स। तो वहाँ पर आप गले में लटकाए हुए प्ले कार्ड्स देख सकते थे, बोर्ड्स, लोगों को, जिस पे लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क, जिस पे लिखा होता था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें काम चाहिए। इतनी वहाँ पर बेरोजगारी छा गई थी। अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्ले कार्ड्स और सिंपल सेट ऑफ स्ट्रीट कॉर्नर्स। तो कई जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स थे, युवा, वो या तो जुआ खेलते थे या किसी कोने पे पड़े रहते थे स्ट्रीट्स के, और डिस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या कभी आपको लाइन में दिखाई दे सकते थे वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे लाइन लगी होती थी। ए जॉब डिसअपियर्ड। जैसे कि जॉब बिल्कुल डिसअपियर हो गई, लगभग ख़त्म हो गई। द यूथ टूक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो कई युवाओं ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी करना शुरू कर दिया। एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। और इससे चारों ओर एक गहरी निराशा छा गई थी, जो भी ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर इन पीपल। ये जो क्राइसिस आया था, आर्थिक मंदी आई थी, इससे लोगों के अंदर एंग्जाइटी बढ़ गई, डर बढ़ गया। द मिडिल क्लास, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयड एंड पेंशनर्स, सो देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। तो इन्हें भी अपनी जो इनकम थी वो घटती हुई दिखाई दी। जो उनकी बचत थी, जो सैलरी लेते थे एम्प्लॉयज़, और जो पेंशनर्स थे जिन्हें पेंशन मिलती थी। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेसेस गॉट रियून्ड। और जो बिजनेस पर्सनस थे, स्मॉल बिजनेस पर्सन, तो उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ। दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द fear of प्रोलेटरियनाइजेशन, यानी कि जिसे बोला जाता है सर्वहाराकरण, सभी चीज़ खत्म हो जाना। एनएक्साइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ वर्किंग क्लास। कई लोगों की जो क्लास थी वो रिड्यूस हो गई थी इसमें। और व्हाट्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर। और यहाँ पर जो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स थे वही थोड़ा सा यहाँ पर सरवाइव कर रहे थे। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर ब्रिंगिंग पावर्स। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, उसने उनकी जो मोलभाव करने की पावर थी वो भी ख़त्म कर दी, कम कर दी। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस। बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो संकट में थे। द लार्ज मास ऑफ peasantry was affected by the sharp fall in agriculture prices। तो एग्रीकल्चर प्राइसेस भी बहुत घट गया था, तो उससे भी जो पेजेंट्री, दो कृषक वर्ग था, उसे भी काफ़ी नुकसान हुआ। एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक। और जो महिलाएं थी वो भी अपने बच्चों का पेट भरने में अनेबल हो गई थी। वर फिल्ड with a sense of deep
despair. और इस तरह अपने बच्चों को भूख से रोता हुआ देखकर, यानी कि जो बच्चे थे क्योंकि उनका पेट नहीं भर पा रहा था, तो जो महिलाएं थी वे भी काफ़ी दुखी थी यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर पूरी पिक्चर देखी, एक समझा इस चीज़ को कि कैसा वहाँ पर ये डीप क्राइसिस चल रहा था, तो कितनी वहाँ पर आर्थिक संकट की वजह से लोगों की हालत कैसी हो गई थी, ये अभी आपने देखा. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल. तो इसके अलावा देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन और जो सोशल कंडीशन थी वो तो वहाँ पर बहुत नाजुक थी, साथ ही पॉलिटिकल कंडीशन भी बहुत नाजुक थी वाइमर रिपब्लिक की. द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स. जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान बना हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ दिक्कतें थी, डिफेक्ट्स थे, विच मेड इज अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. जिसने इसे बनाया अनस्टेबल, और जो डिक्टेटरशिप वहाँ पर इसके ऊपर हावी हुई. वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इसका एक जो मुख्य कारण था वो इसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी था, जो गठबंधन था इसमें. दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क. जिसकी वजह से कोई एक मेजोरिटी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल था यहाँ पर रूल करना, क्योंकि गठबंधन सरकार थी यहाँ पे. लीडिंग टू अ रूल बाय कोलिजन्स. क्योंकि यहाँ पर जो गठबंधन सरकार थी उसके कारण ऐसा भी मुश्किल था. अनदर डिफेक्ट्स वाज आर्टिकल 48. और दूसरा डिफेक्ट क्या था? आर्टिकल 48 विच गिव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी. और जो इमरजेंसी लगाने का अधिकार देता था वो भी कौन देता था यहाँ पर? आर्टिकल 48. सस्पेंड सिविल राइट्स. और इसमें क्या होता था? सिविल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते थे. एंड रूल बाय डिक्री. और रूल होता था डिक्री से. डिक्री यानी जो अध्यादेश होते हैं सरकार के. विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वाइमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज. तो अपने छोटे से लाइफ में जो वाइमर रिपब्लिक था उसने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, उसमें 20 जो कैबिनेट्स हुई इनकी कितने दिन में? 239 डेज में. एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48. और एक इन्होंने लिबरल यूज किया आर्टिकल 48 का. येट फिर भी द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड. लेकिन देखिए लगभग 20 इनकी मीटिंग्स हुई, एक बार लिबरल यूज़ भी किया गया आर्टिकल 48 का, लेकिन जो क्राइसिस था वो तब भी मैनेज नहीं हुआ. अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही है क्राइसिस को, तो इससे पीपल क्या होगा? जो वहाँ पे लोग होंगे तो वो कॉन्फिडेंस खो देंगे सरकार के खिलाफ. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो यहाँ पर जो लोग थे उनका धीरे धीरे विश्वास उठने लग गया डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से, विच सीम टू बी ऑफर नो सॉल्यूशंस. जो कि जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा था. तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से उनका विश्वास उठता जा रहा है, यानी कि वाइमर रिपब्लिक से. So students, this was the first part of this chapter, Nazism and the rise of Hitler. So in the next part you will study about Hitler and his ideology. So till then, bye.